नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आज हम आपका डॉक्टर कार्यक्रम में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बात करेंगे। जाहिर है, सर्जरी के बारे में किसी को पता होगा तो किसी को पता नहीं होगा, और यह भी स्वाभाविक है कि यह भी नहीं पता होगा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किन रोगों, किन समस्याओं के लिए कारगर होती है। वैसे देखा जाए तो अलग अलग समस्याओं और रोगों के लिए अलग अलग तरह की सर्जरी की जाती है, लेकिन आज इस पर भी बात करेंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बाकी दूसरी सभी सर्जरी से कितनी अलग है, किस तरह से काम करती है, वो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो जानेंगे ही। इसी के साथ ही जो समस्याएं हैं, जो रोग हैं, कितनी कारगर होती है, इसकी जटिलताएं, इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, कितना समय लगता है इस सर्जरी को करने में, कितना खर्चा आता है, ये दूसरी सर्जरी से कितनी अलग है, और ये डॉक्टर्स की राहें कितनी आसान करती है। और सवाल ये भी है, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बांझपन को दूर करने में कितनी कारगर है, या फिर और भी जो कई गंभीर रोग हैं उनको किस तरह से ये दूर करती है, उससे किस तरह से छुटकारा दिलाती है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर नरेश शर्मा। इसी के साथ ही दर्शकों के लिए भी एक अहम जानकारी आपको बता दें, लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। अगर आपको भी इस सर्जरी से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो आप तुरंत कॉल कीजिए। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, ये 3 नंबर आपके सामने हैं। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना जो सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे तो सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से जुड़ा कोई भी जो आपका सवाल है वो आप पूछिए। चलिए, कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। नमस्कार यश जी, आपको और आपके दर्शकों को सबको नमस्कार जी नमस्कार। डॉक्टर नरेश शर्मा, सबसे पहला, चूंकि जाहिर है कि जब सर्जरी का सवाल आता है किसी को गहनता से नहीं पता होता, या फिर सर्जरी के बारे में कोई नई सर्जरी आती है किसी को पता नहीं होता कि सर्जरी है क्या, तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप बताएं। ऊपरी तौर पर मोटा माटी है क्या, किस तरह की प्रक्रिया होती है इसको पूरा करने में? देखिए यश जी, सबसे पहले लेप्रोस्कोपी वर्ड का मतलब मैं बताता हूँ जी। लेप्रो वर्ड का मतलब होता है एब्डोमेन से रिलेटेड, स्कोपी मतलब दूरबीन से लिया गया है शब्द है। मतलब पेट की जो भी, पेट के रोग की जो भी पहले सर्जरी, जो ऑपरेशन होते थे पहले, वो ऑपरेशन ओपन सर्जरी के जरिए होते थे, यानी कि पेट को खोल के ऑपरेशन किए जाते थे। और लेप्रोस्कोपी सर्जरी वो माध्यम है जिसके अंदर हम की होल सर्जरी, यानी छोटे छोटे होल्स हम एब्डोमेन पे, पेट पे बनाते हैं, और उसके जरिए जो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके माध्यम से हम पेट के अंदर एक्सेस पाके, और उसका कनेक्शन जब एक कैमरे के जरिए एक स्क्रीन से बाहर जुड़ा होता है, जिसमें सारे पेट का अंदर का जो डिजीज है या अंदर का जो भी एनवायरमेंट है उसको हम सब अच्छे से जांच परख के फिर हम ऑपरेशन करते हैं। तो ये सब भी लेप्रोस्कोपी सर्जरी के अंदर होता है। जी। डॉक्टर नरेश शर्मा, हमारे साथ संतोष देवी जुड़ गई हैं फतेहाबाद से, उनका हम सवाल ले लेते हैं। संतोष देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, वो गुड़िया है जी मेरी, 16 साल की जी। उसके पेट में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है जी, खाना खाने के बाद, वैसे भी एंडोस्कोपी तक करवा लीजिए, कोई आराम नहीं आ रहा जी। देखिए, संतोष जी बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ संतोष जी, पहले तो बिटिया की उम्र कितनी है? उम्र 16 साल है जी। अच्छा, देखिए आमतौर पर जैसे इस एज के अंदर बच्चों में ज्यादातर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, या खाने पीने से संबंधित जो प्रॉब्लम रहती है, उसमें एंडोस्कोपी जैसे आपने बताया, दूरबीन की जांच, जो कि पेट की जांच होती है, वो आपने करवा ली है। अगर वो नेगेटिव है तो उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड आप करवा के और अपने पास के किसी सर्जन को दिखाइए, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, नॉर्मल है जी, थोड़ा अल्ट्रासाउंड दूसरा माध्यम है। हाँ जी, थोड़ा सा फूड पाइप का छल्ला लूज बोल रहे थे, वो नॉर्मल है वैसे तो। हाँ, जो आप बताना चाह रहे हैं उसका मतलब है हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया का मतलब ये होता है कि जो हमारा फूड पाइप होता है इसोफेगस, वो जैसे पेट में एंटर करता है तो वहां पे एक रिंग होता है, वो रिंग खाना खाने के बाद पेट में जब खाना चला जाता है उसको वापस आने से रोकता है। तो वो
हाँ जी, सकता है बहुत। बच्चे को उसमें ढीलापन आने से ये समस्या हो। हाँ जी। तो इसके लिए संतोष जी, वैसे तो डॉक्टर जिनसे आप परामर्श कर रहे हैं वो दवा लिख देंगे, पर मेरी राय आपको ये है कि ऐसे में बच्चे को आप मल्टीपल स्मॉल मील्स करवाइए, यानी कि थोड़ा थोड़ा भोजन दिन में 4-5 बार करवाइए। ज्यादा इतना ही हैवी करते हैं जी। खाना उसको मत दीजिएगा। थोड़ा करती है जी, प्रॉपर रहता है जी। अब तो 2 साल हो गए जी, 1.5 साल हो गए, दिक्कत है जी इसकी। जी, आप दोबारा कोई बात। डॉक्टर से परामर्श कीजिए। वो दवा हाँ जी। और देख के या तो दवा बदलेंगे या फिर उसकी और जांचें होती है वो करवाएंगे, पर इस समस्या का निवारण हो सकता है संतोष जी। आप डॉक्टर के संपर्क में रहिए। ये हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम है जैसा आपने बताया, इसका सोल्यूशन जरूर है। तो आप डॉक्टर से दोबारा परामर्श कीजिए और बच्ची ठीक होगी आप। चलिए संतोष देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल ये है, बांझपन को लेकर सवाल है। बांझपन दूर करने के लिए लेप्रोस्कोपी किस तरह से कारगर है? देखिए यश जी, इनफर्टिलिटी यानी यानी बांझपन जो है, जी उसमें अगर हम देखें मुख्यतः हमारे देश के अंदर जो समस्या है, उसके उसके अंदर सबसे पहला एक जो कारण अभी रिसेंटली पाया गया वो लाइफस्टाइल चेंजेस है। जी कि पहले हमारे यहाँ जो लेडीज औरतें थी वो घर से बाहर या घर के अंदर काफी कुछ काम वाम या उसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे, तो जी फिजिकल फिटनेस अच्छा रहता था। एक उसकी वजह से, दूसरा एक कारण है डिलेड मैरिज। आजकल क्या है कि मैरिज का एज जो पहले आमतौर पर बोलते थे कि 16 से 18 वर्ष के बाद लड़कियों की शादी हो जाती थी, वो भी क्योंकि जहां तक इसमें अच्छी बातें भी हैं कि लड़कियों की एजुकेशन रेट बढ़ा है, लिटरेसी रेट बढ़ा है, जी पर फिर भी मैरिज एज आते जाते 28, 30, 32 साल तक गर्ल्स की मैरिज हो रही है, जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। दूसरा जी मुख्य कारण ये है। और तीसरा कारण अगर हम अपने कंट्री को देखें तो हमारा कंट्री ट्यूबरकुलोसिस के लिए एंडेमिक है, यानी यहाँ पे टीबी हमारे बिल्कुल जो जो इनफर्टिलिटी के अंदर है, ये भी एक मुख्य कारण पाया गया है। तो इन सब कारणों को उसमें रखते हुए, तो इसके अंदर जो रोल है लेप्रोस्कोपी का वो ये रहता है कि इसके जरिए अब हम कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका हम पहले जांच करके निवारण कर सकते हैं। जैसे जी मैंने आपको बताया कि कई बार ट्यूब ब्लॉक हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, जी फ्लोपियन ट्यूब। तो उसको थोड़े चीरे के द्वारा मिनिमल इन्वेजिव तरीके से उस ट्यूब को खोला जा सकता है। ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी की वजह से ये बहुत आसान क्रिया हो गई है, नंबर एक। जी नंबर दो बात क्या रहती है कि जैसे बच्चेदानी के अंदर रिसोली आ जाती है, वो भी जैसे गर्भ धारण में बाद में दिक्कत देती है। कई स्त्रियों को गर्भ धारण होता है, लेकिन बाद में वो अबॉर्शन हो जाता है। जी तो उसमें भी लेप्रोस्कोपी सर्जरी का काफी रोल है कि छोटे चीरे के द्वारा और वो जो गर्भाशय की जो जो रिसोली है, जी उसका रिमूवल भी इस लेप्रोस्कोपी सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है। जी। और जी, बात करिए आईवीएफ और इस सर्जरी में, अगर एक डिफरेंशिएट करें, एक मूल अंतर, तो क्या हो सकता है? देखिए आईवीएफ एक अलग प्रक्रिया है। जी आईवीएफ ज्यादातर उन कपल्स को सजेस्ट किया जाता है जिनमें नेचुरल कंसेप्शन के सारे जो ऑप्शंस है वो क्लोज हो जाते हैं। जी नंबर दो, उसके अंदर क्या है कि क्योंकि मदर का जो यूट्रस है, तो वो एक ऐसे माना जाता है, अगर हम कंपेयर करें जैसे एक जमीन पे अगर कोई सोइल पे, मतलब अगर कोई बीज को बोना है, जी तो वो सोइल का काम करता है यूट्रस, और बीज को हम ह्यूमन मेल स्पर्म मान सकते हैं। जी अगर पूर्णतया यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम है, और तो उस केस में आईवीएफ विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया सजेस्ट की जाती है, जिसका मतलब होता है कि मदर से एग और फादर से स्पर्म, उनको बाहर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में फर्टिलाइज करके, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जी किया जाता है, और बाद में एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट किया जाता है मदर के यूट्रस। तो ये प्रक्रिया थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, लेकिन जी ये कपल्स को दी जाती है जिनमें बाकी सारे ऑप्शंस जी सक्सेसफुल नजर नहीं आते। जी। और इसी संबंध में बात करें तो ये प्रजनन क्षमता को किस प्रकार बढ़ा सकता है ये लेप्रोस्कोपी? देखिए लेप्रोस्कोपी का जैसे मैंने बताया पहले, क्योंकि अगर हम फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक का ही केस लें, तो उस जी केस में पहले बड़ा चीरा लग के इंसिजन लगा के जब उस तक जाते थे, तो जी उसमें क्योंकि ट्यूब
स्वयं एक बहुत ही छोटा और बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है। जी। उसको खोलने के उसकी पिटेंसी को खोलने के लिए, मतलब ट्यूब खोलने के लिए जो चीरा लगता था और जी। चीरे के बाद उसपे जो टाके लगते थे, वो टाके और वो चीरा भी कहीं ना कहीं बाद में उस ट्यूब को ब्लॉक करने का कारण बन जाता था। जी। पर लेप्रोस्कोपी के जरिए, क्योंकि इसमें चीरा भी बहुत छोटा लगता है और स्टिच भी बहुत कम आते हैं, तो उससे पेटेंसी जो रेट है, मतलब ट्यूब खुलने की जो दर है, वो काफी हद तक बढ़ गई है। तो ये जी। लेप्रोस्कोपी आने से ऐसे केसेस में एडवांटेज हुआ है। जी। इसी प्रकार जो यूट्रस की रिसोली मैंने बताया फाइब्रॉइड का, जी। उसमें भी जब पूरा पेट खुल के और बड़ा चीरा लग के जब रिसोली निकाली जाती थी, तो उसके भी ऑपरेशन के बाद जो फाइब्रोसिस, जो एडिजन्स बनते थे, वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर नुकसान करते थे। पर लेप्रोस्कोपी से उसमें भी काफी सक्सेसफुल बाद में कंसेप्शन हुए हैं, उसमें सफलता मिली। जी। डॉक्टर नरेश शर्मा, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अमन। अमन, आपका बहुत बहुत जी स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। सर मेरी भाभी जी है ना, उनको शादी को 5 साल हो गए लेकिन अभी तक बच्चे नहीं हो रहे। कोई बताए कि कौन सा टेस्ट करवाएं ताकि उनका। देखिए अमन जी, जो फर्टिलिटी की समस्या होती है, वो जी आमतौर पे ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जैसे ये केवल लेडीज से संबंधित है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस डिजीज को हस्बैंड वाइफ को, कपल को एक क्यूमुलेटिव लेवल पे, एक मतलब दोनों को मिलकर इस समस्या को लेना चाहिए। तो दोनों को सबसे पहले किसी फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास विजिट करना चाहिए। दोनों की जांचें होंगी, जिसमें मेल्स के सिंपल टेस्ट होता है, स्पर्म काउंट, अल्ट्रासाउंड, ये सब जांचें होंगी। और फीमेल के भी कुछ हार्मोन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड, जो यूट्रस फलोपियन ट्यूब का स्टेटस देखने के लिए होंगी। इन जांच के बाद जो आगे की रिपोर्ट्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके केस में कितना आगे के चांसेस हैं कि वो कंसीव करें। चलिए अमन, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक सोशल मीडिया के जरिए दर्शक ने सवाल पूछा है, इनफर्टिलिटी के जी लिए लेप्रोस्कोपी सर्जरी का रिकवरी टाइम क्या है? देखिए, रिकवरी टाइम जैसे मैंने बताया कि ये रेमेडी प्रोसीजर है जी। कि किसी इनफर्टाइल पेशेंट को, जिसके अंदर कुछ कारण जो मैंने आपको अभी बताए, जैसे जी। कि ट्यूब ब्लॉक होना या यूट्रस में रिसोली होना, उनके लिए एज रेमेडी प्रोसीजर ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी की जाती है। और जैसे आम सर्जरी, जैसे हम बात करें, गॉल ब्लैडर सर्जरी होता है, अपेंडिक्स की सर्जरी होता है, जी। तो कोई भी सर्जरी जैसे होने के बाद मैक्सिमम 3 हफ्ते का टाइम रहता है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट रिकवरी आ जाती है। जी। तो इसी प्रकार इसमें भी 3 हफ्ते का टाइम सफिशिएंट टाइम होता है। हालांकि फिजिकली खुद की केयर करने के लायक पेशेंट हफ्ते 10 दिन बाद भी हो जाता है, बट जी। 21 डेज 3 वीक्स का टाइम सफिशिएंट टाइम होता है रिकवरी का। जी। और बाकी अगर एक तुलनात्मक विश्लेषण करें तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप विस्तार पूर्वक इसको बताएं, जो आम या फिर दूसरी जो सर्जरी होती है किसी भी गंभीर रोग के लिए, किसी भी गंभीर समस्या के लिए, इस सर्जरी में जी और उस सर्जरी में क्या जटिलताएं जी होती हैं और दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? अगर यहाँ पर बात करें, क्योंकि ये मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो पता लगा कि मतलब कई जो मरीज हैं उनको इस तरह की समस्या हुई कि इस सर्जरी के बाद एलर्जी और रक्त के थक्के जम जाते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है और कभी कभार एलर्जी भी हो जाती है। तो आप तजुर्बेदार हैं, आप इस तरीके को और इस जो बात यस जो यस समस्या जी, ये आई आपका है। प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। जी। आमतौर पर बहुत पेशेंट्स को इस लेप्रोस्कोपी सर्जरी से रिलेटेड कुछ भ्रम रहते जी। हैं। तो आपके प्रश्न के माध्यम से मैं विस्तार से बताना चाहूंगा। जी। देखिए, पहले तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी का, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, जी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो बॉक्स, आप पेट को एक बॉक्स मानिए कि बॉक्स के अंदर जी। से जो बीमारी पहले आपको निकालनी थी, पहले जरिया था कि उस बॉक्स के अंदर पूरा चीरा लगा के आपके हाथ वहां जाते थे और उस डिजीज को बाहर निकालते थे। अब लेप्रोस्कोपी सर्जरी में आपको पूरा चीरा लगाने की बजाय होल्स बनाते हैं, आपके जी। इंस्ट्रूमेंट्स वहां जाते हैं और आपका देखने का जो है वो बाहर एक स्क्रीन के माध्यम से होता है। जी। तो इसमें डिजीज जैसे ओपन सर्जरी में निकालते थे, जैसे कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि इसमें पित्त की थैली पूरी निकल जाएगी जी। या पथरी पूरी निकल जाएगी। तो मैं ये बहुत स्पष्ट क्लियर कर देना चाहता हूं कि डिजीज, चाहे लेप्रोस्कोपी सर्जरी हो चाहे ओपन सर्जरी हो, पूर्णतया उसका निवारण दोनों तरीकों से होता है। जी। अब बात आती है कि इसका विशेष फायदा कहाँ रहता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हर्निया एक प्रॉब्लम होती है, जी। जो इंग्वाइनल हर्निया हम बोलते हैं।
पेट के नीचे के हिस्सों में दोनों तरफ हर्निया बन जाते हैं। जी अब जैसे दोनों तरफ अगर हर्निया होंगे तो दोनों तरफ करीब 8 से 10 सेंटीमीटर के चीरे ओपन सर्जरी से लगते हैं। जी और उसकी बजाय अगर हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी से करते हैं तो मुश्किल से 4 से 5 होल होते हैं जी और दोनों तरफ का जो 18 से 20 सेंटीमीटर का चीरा था वो बच जाता है। दूसरा इसमें फायदा होता है रिकवरी टाइम का। ओपन सर्जरी अगर हुई है तो उसमें रिकवरी टाइम कम से कम 3 हफ्ते से 1 महीना लगता है। जी इसमें 10 से मैक्सिमम 21 दिन के अंदर पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या रहता है कि जी क्योंकि अगर एब्डोमेन पे कहीं भी चीरा लगता है ओपन सर्जरी, तो वहां पे जो कट लगता है नीचे तक, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई नर्व या मसल की वीकनेस बाद में आ सकती है और उस चीरे की जगह पर भी हर्निया बन जाता है। पर लेप्रोस्कोपी सर्जरी में क्योंकि होल्स बनते हैं तो उसमें ये चांसेस बहुत 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 कम हो जाता है, तो बाद में हर्निया बनने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा एक बड़ा जी एडवांटेज ये मैं आपको बताना जी चाहता हूँ बिल्कुल कि सपोज कीजिए कि अगर हमें एक अपेंडिक्स की सर्जरी करनी है। अपेंडिक्स जी शरीर के दाएं हिस्से में पेट में सबसे नीचे का ऑर्गन होता है। जी अगर हम वो सर्जरी ओपन तरीके से करते हैं तो वहां पे एक 8-10 सेंटीमीटर का चीरा हम लगा के केवल उस आसपास की जगह को ही देख पाते हैं। जबकि अगर हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी करेंगे तो उसमें दूरबीन के माध्यम से हम ना केवल अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर पाएंगे बल्कि पूरे पेट को भी हम इंस्पेक्ट कर जी सकते हैं कि कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसको हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी बोलते हैं जी कि केवल जो बीमारी है उसका इलाज तो हुआ ही हुआ, साथ जी में और सारे पेट की जांच। बिल्कुल जी और और जी कुछ कुछ स्थितियां होती है, मैं आपको जी बताता हूँ। बिल्कुल जैसे कि अगर हम बात करें कि कहीं पे आंत फट जाती है, कहीं पे पेट में अल्सर फट जाता जी है, जी तो उस केस में भी लेप्रोस्कोपी सर्जरी बहुत कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि छोटे चीरे पे वो बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं। नहीं तो उसमें हम पूरा जिप लेप्रोटमी करते हैं, यानी कि पूरा पेट के ऊपरी हिस्से से लेके नीचे नाभि के नीचे तक जाके पेट को खोलना पड़ता है। और वहीं लेप्रोस्कोपी में हम केवल 4 होल्स के जरिए जी ऑपरेशन को कर पाते हैं। जी डॉक्टर जी नरेश, एक महिला ने एक सवाल पूछा है सोशल मीडिया के जरिए कि पीसीओडी की समस्या को लेप्रोस्कोपी के जरिए किस तरह ठीक किया जा सकता है और पीसीओडी की समस्या में लेप्रोस्कोपी अपनी भूमिका किस तरह से निभाता है, क्या ये समस्या दूर हो सकती है क्या? देखिए, पीसीओडी का मतलब है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। जी और इसका मतलब होता है कि जो ओवरीज होती है यूट्रस के साथ, जो जी दो स्ट्रक्चर होते हैं दोनों तरफ, उसके अंदर छोटी छोटी रिसोली बन जाना, वो उसको हम पीसीओडी बोलते हैं। जी ये आप ऑलमोस्ट एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसके अंदर हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन और हार्मोन्स का लेवल चेंज हो जाते हैं। इसकी वजह से अनचाहे बाल चेहरे पे आना, मोटापा, इसके अलावा आप इनफर्टिलिटी, मूड स्विंग्स, ये सब चीजें होती हैं। जी तो इसमें ऑलमोस्ट लेप्रोस्कोपी का यशटी कोई रोल नहीं है। जी इसमें गायनेकोलॉजिस्ट के माध्यम से, ज्यादा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के माध्यम से, दवाइयों से इसका जी डिजीज का कंट्रोल होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि आपको अपना पेट बहुत नियम से कंट्रोल करना पड़ेगा इसमें, तभी आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। जी एक और महिला ने सवाल पूछा है कि देखने को मिलता है कि एक आंकड़े के अनुसार ये भी देखा जाता है कि महिलाओं में टीबी की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है और टीबी की समस्या से फेलोपियन ट्यूब, जो आपने जवाब दिया था कि उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, उसको ठीक किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, ऐसे में जी इसको कैसे ठीक किया जाए और हमें क्या परहेज देखिए, करने चाहिए बिल्कुल ऐसी सही स्थिति में? कहा। जी, बिल्कुल सही कहा। आपके इन दर्शक को मैं इस बात के लिए कॉम्प्लीमेंट देता हूं कि उन्होंने सही पॉइंट आप लोगों के नोटिस में लाया। देखिए, फीमेल्स के अंदर ज्यादा होने का कारण इसलिए रहता है क्योंकि आज भी ट्रेडिशनली हमारे इंडियन सिस्टम में महिलाएं तकरीबन सारे परिवार को भोजन करा के बचा खुचा भोजन करती हैं। जी तो इसलिए उनका न्यूट्रिशन जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड रहता है। और जब न्यूट्रिशन अफेक्टेड रहेगा तो इम्यूनिटी कम रहेगी। जी और इम्यूनिटी कम होने की वजह से टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, हमारा क्योंकि एक एंडेमिक कंट्री है तो यहाँ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई, उसने अपॉर्चुनिटी फाइंड की और आपको टीबी ने घेर लिया। तो ये जी बात बिल्कुल इनकी सही है। अब दूसरी बात मैंने बताया, जैसे कि टीबी की वजह से जब ट्यूब ब्लॉक होती थी तो पहले उसके अंदर हम अगर ट्राई करते थे और चांसेस होते थे तो ऑपरेशन हाथ का करते थे, जिसमें चीरा बड़ा लगता था, दोनों तरफ जी चीरा
दोनों तरफ की ट्यूब खोलने के लिए दोनों तरफ नाभि के दोनों तरफ चीरा लगा के ऑपरेशन करना पड़ता है। अब उसकी जगह पूरे पेट पे ही थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करके 3 से 4 होल बनाने पड़ते हैं, और ट्यूब के ऊपर भी, क्योंकि ये सारा विजन एक दूरबीन द्वारा होता है जिसके अंदर जी। मैग्नीफाइड व्यू होता है, मतलब आपको छोटी चीज भी 10 टाइम्स 20 टाइम्स बड़ी दिखती है, तो उसमें आप आसानी से बिल्कुल फाइन इंस्ट्रूमेंट के साथ छोटे चीरे से उस ट्यूब को ओपन कर सकते हैं। तो इसलिए वहां पे बाद में जो आप स्टिच लगाते हैं क्लोज करने के लिए वो भी कम लगते हैं, तो इस वजह से इसका सक्सेस रेट काफी अच्छा है। जी। और यहाँ पर अगर बात करें, अगर खून के थक्के जम जाते हैं, क्या उन खून के थक्कों को भी ठीक करने के लिए इस सर्जरी का क्या फायदा उठाया जा सकता है? नहीं, मैं आपके इस क्वेश्चन से थोड़ा सा जी। क्लियर नहीं हो पाया। जी। खून के थक्के कहाँ पे? जी, अगर हम एग्जाम्पल लें ब्रेन का। नहीं, यश जी, ये क्योंकि जैसे शुरुआत में मैंने कहा, लेप्रोस्कोपी वर्ड, लेप्रो मतलब पेट, जी। सिर्फ वहीं तक सीमित है। रही बात जो आपका, मैं प्रश्न का जवाब भी दे देता हूं, जी। वहां पे एंडोस्कोपिक सर्जरी होता है, जी। पर ब्रेन में एंडोस्कोपिक सर्जरी का खून के क्लोट्स के लिए अभी तक कोई ऐसा कोई ऑपरेशन या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जी। और बात करें पथरी की समस्या हो जाती है, रसोली के बारे में आपने बताया, पथरी की समस्या हो जाती जी है, जी, कितना कारगर है इस देखिए समस्या? यश जी, पथरी का हमारे ह्यूमन सिस्टम में मुख्यतः जो ज्यादातर पेशेंट्स होते हैं वो दो जगह की चीज की वजह से होते हैं, एक जी। किडनी का स्टोन और एक गॉल ब्लैडर जी। स्टोन। किडनी का स्टोन जो होता है हमेशा, चाहे वो, वैसे यूरिनरी सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, जी। पर सभी पथरियां किडनी में बनती है, वहां से ट्रेवल करके वो नीचे नहीं जी। जा सकती है। तो इन सब के लिए डेफिनेटली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, या हम कहेंगे उसको रादर एंडोस्कोपिक सर्जरी, जी। वो एक बिल्कुल अवतार की तरह है। उससे एक नया पूरा चेंज हो गया है कि पहले जो किडनी के लिए बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन करके पथरी निकाली जाती थी, आजकल एक की होल सर्जरी से स्टोन निकल जाता है। जी। उसी तरह यूरेटर में अगर पथरी है तो पेशाब के रास्ते के जरिए वहां से दूरबीन जाके, जिसको हम सिस्टोस्कोपी और यूरेट्रोस्कोपी बोलते हैं, जी। उससे भी वहां पे फंसे स्टोन को निकाला जा सकता है, जो कि इवन वहां पे कोई चीरा भी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि पेशाब के नेचुरल रास्ते से वहां तक चला जाता है। जी। दूसरी पथरी आती है पित्त की थैली। पित्त की थैली की पथरी भी आमतौर पर या तो पित्त की थैली के अंदर रहती है, या कभी कभार उससे आगे नली सीबीडी में फंस जाती है। दोनों के लिए दूरबीन की तरीके ऑपरेशन ने एक रिवोल्यूशनरी एक मेथड आया है, जिसमें अगेन की होल मेथड से गॉल ब्लैडर का रिमूवल हो जाता है, या जी। फिर सीबीडी में भी अगर स्टोन होता है तो उसको भी क्लियर कर दिया जाता है। तो इन प्रोसीजर्स को मैं बल्कि कहूंगा कि हमारी मेडिकल साइंस ने गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का दर्जा दिया है, जी। जिसका मतलब ये होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ 20, 30, 40 इयर्स जो सर्जन्स की एक कांग्रेस होती है, जिसके अंदर एक्सपीरियंसेस और साथ में प्रोसीजर्स को डिस्कस किया जाता है, उसमें गॉल ब्लैडर सर्जरी के अंदर ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कि ऑपरेशन को जी। दूरबीन से किया जाए, ना कि ओपन तरीके जी। से, एक्सेप्ट कुछ सिचुएशंस। जी। डॉक्टर नरेश, मेरा अंतिम सवाल यह है, क्योंकि लोगों के जहन में सवाल आता है, जहनियत बन जाती है कि सर्जरी होती है तो पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा, तो ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पैसा कितना लगता है, इसमें खर्चा कितना देखिए, लगता है? सबसे 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 बड़ी बात ये होती है कि आप आमतौर पे मैं ये बोलूंगा कि हमारे कंट्री में ना एक और प्रॉब्लम है कि हम जैसे आसपास की कई अच्छी फैसिलिटीज को छोड़ के कई बार हम जी। एकदम से हाई एंड फैसिलिटीज की तरफ जंप करते हैं। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी लोकेलिटी में रहते हैं और वहां पे कोई क्वालिफाइड सर्जन है, लेप्रोस्कोपी वो करते हैं और काफी टाइम से वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी। लोगों का विश्वास वहां बना हुआ है, तो उस सर्जरी के लिए अगर वो वहां पे जाएं तो नेचुरली उनको उसके लिए रीजनेबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। जी। लेकिन अगर उसी चीज के लिए वो एकदम से जैसे 5 स्टार फैसिलिटीज की तरफ जाएं तो नेचुरली वहां खर्चा ज्यादा जी। होगा। तो पहली चीज तो मेरे को यही आपके माध्यम से बोलनी है, और ये न केवल सर्जरी बल्कि किसी भी बीमारी से संबंधित लोगों की मेंटालिटी अप्रोच बन गई है कि जी। जंप करना एकदम से टर्शरी क्वाटरनरी केयर की तरफ, जबकि वहां के लिए उनकी इतनी आवश्यकता नहीं होती।
तो अगर ऐसा आप करेंगे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आमतौर पर रीजनेबली एवरेज नर्सिंग होम्स के अंदर कोई भी लेप्रोस्कोपी सर्जरी 35 टू 45,000 के जी अंदर वो सर्जरी हो जाती है, जबकि वही बड़े 5 स्टार कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में उसके लिए आपको 1-1.5 लाख रुपए या इतना भी देना पड़ सकता है, पर वो जी आपकी अपनी चलिए इच्छा अनुसार है। जी डॉक्टर नरेश शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में जुड़ने के लिए। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर।